देखो दोस्तों, इससे पहले अपन ने पढ़ा था बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद अपना अगला पॉइंट आता है कोशिकीय श्वसन अर्थात सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है। देखो, सेल्यूलर कोशिकीय का अर्थ क्या है? जो कोशिका के अंदर होती हो प्रक्रिया, वो क्या कहलाएगी? कोशिकीय श्वसन। यहाँ तक अपन ने बाह्य श्वसन देखा था, जिसका अर्थ क्या था कि कोशिका के बाहर होने वाली प्रक्रियाएं। और कोशिकीय श्वसन का अर्थ क्या होगा? कोशिका के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं। अब जो ये प्रक्रियाएं होती हैं, ये दो पार्ट में क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं। और दोनों में ही क्या होता है? एक प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। एक पार्ट को अपन जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस के नाम से, और एक को कहा जाता है क्रेब्स चक्र। एक को क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ये दोनों प्रक्रियाएं कहां पर होती हैं? कौन सी प्रक्रिया से कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? ये प्रश्न अधिकांशतः क्या पूछ लिया जाता है। ठीक है। जैसे आपसे मैं ये पूछूं कि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये कोशिका के किस भाग में होगा, या क्रेब्स जो चक्र होता है वो कोशिका के किस भाग में होता है? ठीक है। इस प्रकार से, या आपसे पूछ लिया जाए कि एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स होता है, अणु होता है, उससे कुल कितने एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखो, हमने यहाँ पर कई बार देखा है एक एटीपी वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है। कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है? एटीपी। सबसे पहले तो एटीपी क्या है? ऊर्जा को मापने की क्या है? एक इकाई है। ठीक है। तो या हम ये कह सकते हैं कि जो बायोलॉजिकल एनर्जी होती है, उसकी करेंसी के रूप में किसको जाना जाता है? एटीपी को। ऊर्जा की यूनिट या इकाई क्या कहलाती है? एटीपी कहलाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? एडिनोसिन। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ठीक है। अब देखो, ट्राई का अर्थ क्या होता है? तीन। क्या होता है? तीन। अगर एडीपी हो, यहां पर टी की जगह क्या हो? डी हो, तो डी की जगह क्या हो जाएगा? डाई। यानी फास्फेट के कितने अणु हो? दो अणु हो, तब तो एडीपी, और तीन अणु हो तब क्या कहलाएगा? एटीपी कहलाएगा। ठीक है। एटीपी से जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसका विखंडन किस में होता है? एडीपी में होता है। ठीक है। वैसे हम ऊर्जा को आपको बताया था किलो कैलोरी में, जूल में ज्यादा मापते हैं। अगर किलो कैलोरी में देखें तो जो एक एटीपी होती है, वो एक एटीपी बराबर होती है 7.2 किलो कैलोरी। किसके बराबर होती है? 7.2 किलो कैलोरी। लगभग हम देखें तो 7230 कैलोरी होते हैं। तो उसको किलो कैलोरी में बदलेंगे तो लगभग 7 पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 किलो कैलोरी आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये दो चक्रों में पूर्ण होती है। पहला क्या देखा? ग्लाइकोलाइसिस। इसके बारे में देखते हैं अपन। देखो, तीन साइंटिस्ट थे। एक का नाम था एम्बडेन, दूसरे का नाम था मेयरहाफ। दूसरे का नाम क्या था? मेयरहाफ। और तीसरे का नाम था पार्सन। ठीक है। एम्बडेन, मेयरहाफ और पार्सन, इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था। तो एम्बडेन से वर्ड लिया, अक्षर लिया ई, एम से लिया, मेयरहाफ से लिया एम, और पार्सन से लिया पी। तो इसको ई एम पी पथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस को क्या कह देते हैं? ई एम पी पथ। क्यों कहा? एम्बडेन, मेयरहाफ और पार्सन, तीन साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया गया? ईएमपी पथ। ठीक है। ये ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, साइंटिस्ट के नाम एम्बडेन था, मेयरहाफ था, पार्सन था। ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, जो फैक्ट पूछा जाता है इससे, देखो वो फैक्ट क्या पूछा जाता है? आपसे पूछ ले ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के कौन से भाग में होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस देखो, सेल दो टाइप्स की बताई थी आपको। एक तो बताई थी प्रोकैरियोटिक, कौन सी होती है? प्रोकैरियोट। और दूसरी बताई थी यूकैरियोट। ठीक है।
दो प्रकार की सेल होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक। आपने देखा था, अपन देखो कोई भी टॉपिक चलता है तो उसका एक दूसरे से संबंध जरूर होता है। तो इससे पहले जो भी अपन ने पढ़ा है वो साथ साथ रिपीट होता रहेगा रेगुलरली, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आता रहेगा, ठीक है। जैसे सेल टॉपिक का पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक ज्यादा विकसित है या यूकैरियोटिक? आपको बताया था कि प्रो का अर्थ यहाँ पर प्री याद रखो, पहले होने वाला। और पहले कोई चीज ज्यादा विकसित होती है, डायरेक्ट बाद में ज्यादा विकसित होगी। ये थोड़ी जन्म के समय हम ज्यादा विकसित थे, बाद में कम विकसित होंगे, तो बाद में ही तो विकसित अधिक होते गए एक प्रकार से। तो प्रो का अर्थ पहले कम विकसित और ये अधिक विकसित, यानी इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है और इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें तो होती है कोशिका झिल्ली में। कौन से पार्ट के अंदर होता है ये? कोशिका झिल्ली में होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है। ये प्रक्रिया कौन से पार्ट में पाई जाती है? कोशिका झिल्ली में। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें होती है साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। कौन से पार्ट के अंदर होती है? कोशिका द्रव्य के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कौन से पार्ट में होता है। आपको सेल के टाइप नहीं देते हैं कि यूकैरियोट या प्रोकैरियोट, डायरेक्ट पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा? यूकैरियोट में होती है। कौन से के अंदर? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। दूसरी चीज देखें, ग्लाइकोलाइसिस से प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। उत्पाद का नाम निर्माण किसका होता है? अगर हम प्रोडक्ट देखें तो दो अणु बनते हैं, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन होगा और किसकी? पायरुविक अम्ल के। किसका निर्माण होता है? पायरुविक एसिड के टू मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सीधा अपन कहें तो दो अणु किसके बनेंगे? पायरुविक अम्ल के बनेंगे, ठीक है। तो तीन फैक्ट इसमें से ज्यादा जरूरी याद रखने हैं अपन को। पहली चीज देखो, यूकैरियोटिक कोशिका में सीधा आपसे पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। पहला फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर, उन चीजों को देखें। दूसरा, इससे उत्पाद क्या बनेगा? दो अणु पायरुविक एसिड के। और तीसरी चीज याद रखना, इससे 4 एटीपी ऊर्जा बनती है, लेकिन उसमें से 2 एटीपी ऊर्जा खर्च होती है, तो प्रॉफिट लाभ कितने का होगा? 2 एटीपी का। तो सीधा यही याद रखना है अपन को, 4 एटीपी याद नहीं रखना, ठीक है। कि ग्लाइकोलाइसिस से कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। तीन फैक्ट हो गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या बनेगा? दोनों पायरुविक एसिड। और कितने एटीपी ऊर्जा का लाभ होता है? कितने एटीपी ऊर्जा बनती है? 2 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस। ईएमपी पथ इसलिए कहा इसको क्योंकि एम से एमडेन, एम से मेरहफ और पी से पार्सन, इन 3 साइंटिस्ट ने इसकी क्या की थी? खोज की थी, ठीक है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इसके बाद दूसरा पार्ट देखें अपन, क्रेब्स चक्र देखें। तो देखो क्रेब्स चक्र नाम देने का कारण क्या है? पहली चीज, इसको एक हेंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? खोजा था 1937 में, ठीक है। पहली चीज क्या हुई? इसकी खोजकर्ता कौन हो गए? हेंस क्रेब हो गए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र कहा जाता है। अब देखो ये क्रेब्स चक्र कहां पर होगा? जो पहला अपन ने देखा था ग्लाइकोलाइसिस, वो चाहे ऑक्सी श्वसन में हो, यानी एरोबिक में हो या एनएरोबिक में हो, दोनों में कोई अंतर नहीं पाया जाता है, दोनों में समान प्रक्रिया होती है। लेकिन ये मुख्य रूप से किस में होता है? ऑक्सी श्वसन में होता है। जो वायवीय श्वसन होता है उसी के अंदर ये प्रक्रिया होती है। अब ये होगा कहां पर? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही आएगी इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के कौन से पार्ट में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि ऊर्जा अधिक क्रेब्स चक्र से बनेगी। उससे तो मात्र कितनी बनी थी ग्लाइकोलाइसिस से? 2 एटीपी बनी थी, शाबाश। और इससे कितने का निर्माण हुआ था? होगा 36 एटीपी का। वो कैसे होगा वो देखते हैं अपन प्रक्रिया। देखो पहली चीज कहां पर हो रहा है?
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब मान लो इसमें भी एक ग्लूकोज है और उस ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण के दौरान हमने देखा जो ग्लाइकोलाइसिस था उससे क्या निर्माण निर्मित हुए हैं, दो किसका निर्माण हुआ है, पायरुविक एसिड। किसका निर्माण हुआ है, पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ है। ठीक है, पहला चक्र कौन सा था, ग्लाइकोलाइसिस, जिससे क्या बने थे, दो पायरुविक एसिड बने थे। अब ये पायरुविक एसिड किस चक्र के दौरान प्रवेश कर रहे हैं, क्रेब्स चक्र में। ठीक है, अब मान लो एक पायरुविक एसिड है। ठीक है, इस पायरुविक एसिड जो है इससे किसका निर्माण होगा, देखो एक पायरुविक एसिड से तीन चीजें बनेंगी। अब उन तीन चीजों में किस किस का निर्माण होगा, देखो एक अणु एटीपी, क्या बना, जो क्रेब्स चक्र है उससे एक पायरुविक से किसका निर्माण हुआ, एक एटीपी का मॉलिक्यूल्स बना। ठीक है, 5 अणु बनते हैं NADH के, किसके बनते हैं, 5 अणु NADH के। और इसके अलावा जो बनेंगे एक अणु किसका निर्मित होगा, FADH2 का। किसका निर्माण होगा, एक अणु किसका बनेगा, FADH2 का। अब देखो इससे क्या क्या निर्मित हुआ, एक एटीपी तो ये हो गई। ठीक है, जो एक NADH होता है इसके अंदर देखो 3 एटीपी पाई जाती है, तो 5 गुना कितने हो गए, 3, यानी 15 एटीपी का निर्माण इससे हो गया। ठीक है, जो एक FADH2 होता है इसमें कितनी एटीपी होती है, 2 एटीपी होती है। कितनी एटीपी पाई जाती है, 2 एटीपी पाई जाती है, तो 2 एटीपी का निर्माण इससे हो गया। तो टोटल एक पायरुविक एसिड से कितने एटीपी बनी, 1 और 15 16 और 2 18। कितने एटीपी बनी, 18। अब आपको पता है कि पायरुविक एसिड कितने थे, 2, तो टोटल एनर्जी कितनी बन गई, 36 एटीपी। कितनी बनी, 36 एटीपी। अब प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, दो तरह से पूछ सकता है, या तो आपसे देखो सीधा पूछ ले कि एक ग्लूकोज से कितने एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर आपसे ये पूछे क्रेब्स चक्र में कितना होता है, तब तो कितना हो गया, 36। अगर कुल पूछे तो आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस से भी कितना एटीपी का लाभ हो रहा था, 2 एटीपी ऊर्जा का क्या हो रहा था, लाभ। तो 36 तो क्रेब्स चक्र से बनती है, तो एक ग्लूकोज बराबर सीधा लिख सकते हैं अपन 2 तो ग्लाइकोलाइसिस से, किससे, ग्लाइकोलाइसिस चक्र से, और 36 किससे बन रही है, क्रेब्स चक्र से। तो टोटल कितनी बन गई, 38 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है 2 पार्ट में कंप्लीट हो रहा है, पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलाइसिस एमडेन मेरहा पार्सन ने खोजा, तो इसको ईएमपी पथ कह रहे हैं। खोजकर्ता नहीं पूछा जाएगा, अपन वो देखते हैं यहाँ पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है, शाबाश, कौन से पार्ट में होगा, बोलो, कोशिका द्रव्य में। किसके अंदर होगा, कोशिका द्रव्य के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन अगर प्रोकैरियोट सेल है तो कोशिका झिल्ली में भी हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन में भी। हेंस क्रेब ने जो चक्र खोजा है, क्रेब्स चक्र, वो किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। इससे कितनी एटीपी ऊर्जा का लाभ हुआ, 2 एटीपी का। इससे कितना हुआ, 36। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एक NADPH से कितने बने, या NADH बनता है, या कितने FADH2 बनते हैं। आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि एक जो ग्लूकोज का अणु है उससे क्रेब्स चक्र में कितनी एटीपी बनी, 36। ये तो आपको बता दिया है कि इस प्रकार से एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछा जाता है ज्यादातर कि कितने एटीपी बनती हैं। तो 2 तो ग्लाइकोलाइसिस से और 36 क्रेब्स चक्र से। ठीक है, ये हेंस क्रेब ने खोजा था और ये 3 साइंटिस्ट ने खोजा। ये माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, वो
साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, उसमें 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं और इसमें इन 3 पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और याद रखने ना, कई बार अगर मान लो टफ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लिया जाता है। जो क्रेब्स चक्र होता है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहा जाता है एसिटिल कोएंजाइम। क्या कहा जाता है, एसिटिल कोएंजाइम कहा जाता है। ये एसिटिल कोएंजाइम जो होता है ये पाइरुविक अम्ल के विखंडन से उसके साथ जुड़ता है। जो पाइरुविक एसिड है उसका विखंडन होता है, उसके साथ जुड़ता है, तब बनाता है सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड कहते हैं, एक ही अर्थ होगा। ठीक है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, इसीलिए जो क्रेब्स चक्र होता है इसका दूसरा नाम क्या होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, अर्थात सिट्रिक एसिड चक्र भी किसको कहते हैं, क्रेब्स चक्र को कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपना कोशिकीय श्वसन क्या होता है, कंप्लीट होता है। पहला ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स चक्र या सिट्रिक एसिड चक्र। ठीक है, इसका दूसरा नाम ईएमपी पथ है। इससे 2 एटीपी बनी, इससे 36 बनी। ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में हुआ और ये किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, बाकी इससे कोई भी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये तो अपनी श्वसन की क्रियाविधि कंप्लीट होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ जीवों के अंदर श्वसन के अंग पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि केंचुए के अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है। जैसे SSC-MTS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेंढक का लार्वा होता है, ठीक है, जिसको टेडपोल कहते हैं, उसमें श्वसन अंग क्या है, स्किन होगी यानी त्वचा होगा, या लंग्स होंगे, या दोनों। अगर हम मेंढक के अंदर देखें तो दोनों होते हैं, लेकिन जो टेडपोल होता है वो केवल किसके द्वारा करता है, स्किन के द्वारा। तो इस तरह से कुछ जीवों के श्वसन अंग पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उनसे संबंधित, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।